कामवाली का धोखा मालकिन के साथ। चलो राधा, यहां से भाग चलते हैं। हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अभी नहीं भागे तो फिर कभी नहीं भाग पाएंगे। ठीक है जी, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से दूर शहर चले जाएंगे। राजीव राधा को भगाकर शहर ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद राजीव अपनी पत्नी राधा और अपने लिए एक घर खरीदता है और एक अच्छी सी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगता है। अजी ये लीजिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। राधा, मैं कई समय से तुमसे कुछ कहना चाहता था। हम दोनों इस परिवार में अकेले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने परिवार की शुरुआत करें। अजी ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से मैं कभी आपसे बोल नहीं पाई। मैं भी एक औलाद चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ खेलूं, बात करूं और उसका ख्याल रखूं। उस दिन के बाद से राजीव और राधा दोनों एक बच्चे की प्लानिंग करते हैं। कुछ ही समय में राधा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के चलते वो घर के कामों को सही से कर नहीं पाती। एक दिन राजीव अपने साथ एक औरत को लेकर आता है, जिसे देखकर राधा उससे कहती है, अजी मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी और आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? मेरे होते हुए आप दूसरी औरत को अपने साथ ले आए। अरे राधा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारे सिवा किसी और को इस घर में कैसे लेकर आ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने आने वाले बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल ये काम वाली है और इसको तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, तो ये काम वाली है। मुझे माफ करना, मैं बेकार ही आपके ऊपर शक करने लगी थी। वैसे तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं बर्तन धो लेती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और तो और कपड़े धोने के साथ साथ घर का खाना भी बना लेती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत कमाल की हो। मुझे तो ऐसी ही काम वाली बाई चाहिए थी जो घर के सारे काम कर सके। अरे मालकिन साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी और आपको बिस्तर से जमीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगी और तो और आपके बच्चे के होने के बाद उसकी सेवा पानी भी करूंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब एक काम करो, तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रह लो, क्योंकि हमें तुम्हारी कभी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। कांताबाई उनके साथ उनके घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपने ऑफिस निकल जाता है और कांताबाई घर के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। एक तरफ तो मालकिन अपने कमरे में आराम से सो रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे साहब अपने ऑफिस चले गए। यही सही मौका है थोड़ी बहुत हेरा फेरी करने का। कांताबाई सफाई करते करते यहाँ से वहाँ सामानों को देखने लगती है और जो भी महंगा सामान लगता है वो उसे चुरा लेती है। अरे थोड़ा सा चुरा लूंगी तो कौन सा साहब और मालकिन को पता चलने वाला है। वो थोड़ा थोड़ा रोजाना घर से कुछ न कुछ चोरी करने लगती है। एक दिन वो झाड़ू लगाते लगाते राधा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां राधा की ड्रेसिंग टेबल पर उसकी सोने की चेन रखी होती है। अरे वाह, क्या बात है! सोने की चेन, इतनी खूबसूरत सोने की चेन तो मैंने कभी नहीं देखी। एक काम करती हूँ, इसे चुरा लेती हूँ। कांताबाई राधा की सोने की चेन भी चुरा लेती है, जिसके बाद राधा जैसे ही अपने कमरे में अपनी सोने की चेन पहनने के लिए आती है, उसे उसकी टेबल पर चेन कहीं भी नजर नहीं आती। अरे ये क्या, मैंने अपनी सोने की चेन यहीं तो रखी थी। आखिर मेरी सोने की चेन चली कहाँ गई? राधा वहां से अपने सोने की चेन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सोने की चेन कहीं भी नजर नहीं आती, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्लाकर कांताबाई को पुकारती है। अरे कांताबाई, ओ कांताबाई, अरे कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे मालकिन, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे सफाई करते वक्त तुम्हें कोई सोने की चेन मिली है क्या? मैंने ये अपनी चेन यहीं रखी थी, लेकिन अब मुझे मिल ही नहीं रही है। अरे मालकिन, भला आपकी चेन यहाँ से कहाँ जा सकती है? और फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ मैंने कोई चेन नहीं देखी, आपने कहीं और रखी होगी। राधा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कांताबाई के ऊपर थोड़ा भी शक नहीं करती। लेकिन कांताबाई अपनी मालकिन को धोखा देती रहती है। ऐसे ही कांताबाई को उनके घर में चोरी करते करते थोड़ा सा समय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा को पूरा 9वां महीना भी पूरा हो जाता है। एक दिन अचानक से उसे रात के समय दर्द होने लगता है। अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है पेट में। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो रात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस हौसला बनाए रखो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। राजीव राधा को हॉस्पिटल ले जाता है,
जिसके बाद डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद राधा एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर राजीव को उसका बेटा दिखाने के लिए उसके पास लेकर आते हैं। अरे मुबारक हो, आप पिता बन गए हो। ये सुनते ही राजीव बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी पत्नी राधा को घर ले आता है और अपने बेटे के होने की खुशी में कांताबाई को एक बहुत महंगी साड़ी और कुछ मिठाइयां देता है। कांताबाई, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो। इतना सारा मान और सम्मान पाने के बाद कांताबाई को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी चोरी करने की आदत नहीं जाती। वो हर रोज कुछ न कुछ चुराती है। एक दिन कांताबाई अपने आप से कहती है, रोज रोज चोरी करने से अच्छा है क्यों ना मैं एक ही बार सारा सामान चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊं, और उसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। कांताबाई ऐसा सोचकर रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होती है, कांताबाई मौका देखकर सारे गहने और पैसे एक बैग में भर लेती है और वो वहां से 9-2-11 हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राधा कांताबाई को आवाज लगाने लगती है। अरे कांताबाई, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मुन्ना ने डायपर गीला कर दिया है, इसे जल्दी से बदल दो। राधा की आवाज लगाने के बाद भी उसे कांताबाई की आवाज वापस नहीं आती, जिसके बाद राधा अपने घर में यहाँ से वहां कांताबाई को ढूंढती है, लेकिन उसे कांताबाई कहीं भी नजर नहीं आती। जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो उसे अपनी तिजोरी खुली हुई नजर आती है। हे भगवान, राजीव जी जरा उठिए और ये सब देखिए, ये सब किसने किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजीव जैसे ही नींद से जागता है, वो अपनी पैसों की तिजोरी खुली देखकर हैरान रह जाता है। अरे, तिजोरी के बारे में सिर्फ तुम और मैं और हमारी कांताबाई को ही पता था। राजीव और राधा दोनों समझ जाते हैं कि उनकी काम वाली बाई ने उनके सारे पैसे और गहने चोरी कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांताबाई उन सभी पैसों से मौज करते हुए यहाँ से वहां घूम रही होती है, अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रही होती है। जब तक मुझे जेल नहीं हो जाती तब तक तो मैं इन पैसों से अपने ऐशो आराम कर लूं। एक ना एक दिन तो मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर ही देंगी। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, लेकिन कांताबाई को पुलिस की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद उसे किसी से ये पता चलता है कि उसके मालकिन ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी मालकिन ने मेरे खिलाफ रपट नहीं लिखवाई। इससे पता चलता है कि मैंने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। वो तो हमेशा मुझे अपने घर का एक सदस्य माना करती थी, लेकिन मैंने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कांताबाई को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन के पास जाती है और उसे उनके सारे गहने और पैसे लौटा देती है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये रहे आपके सारे पैसे और गहने। इनमें से कुछ मैंने खर्च कर दिए, लेकिन मैं यहाँ काम करके वो सब चुका दूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राधा कांताबाई को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से कांताबाई उनके साथ ही रहने लगती है। अब कांताबाई अपनी मालकिन को कोई धोखा नहीं देती और ईमानदारी के साथ उसके घर में काम करती रहती है। दिल्ली में रहने वाली दुर्गा देवी की 2 बहुएं थी, तन्वी और शायना। दुर्गा की बड़ी बहू शायना अपने नाम की नाई बेहद ही शातिर थी। वो शाम का समय था जब शायना अपनी सहेली कीर्ति के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार आई हुई थी। तभी कीर्ति की निगाह कलाई में बंधी घड़ी की ओर घूमती है। ओ तेरी, मर गई। शायना जल्दी कर, मुझे 7 बजे से पहले अपने घर पहुंचकर अपनी सास के खातिर खाना बनाना है। कीर्ति बड़ी झुंझलाहट के साथ शॉपिंग का झोला उठाकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तेरे चेहरे की हवाइयाँ गुल क्यों हो गई? अरे शायना, तेरी आंखें हैं कि बटन? तुझे यहाँ बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असल सर्दियों की शुरुआत है। एक तो ये सर्दी हर साल सौत बनकर बिन बुलाए चली आती है। उसमें मेरी सास मुझे बहुत सताती है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े 36 फरमाइश करती है। मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। सुनकर शायना ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, हाँ, सच कहा, मगर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए सर्दियाँ सिरदर्द नहीं बनती। वो क्यों भला? क्योंकि मेरे पास जाड़े का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल सर्दी से बचा लेता है। ये सुनकर कीर्ति अपने कान खड़े किए कहती है, अच्छा, तो मुझे भी एक आधे टिप्स देना शायना। फिर कभी। वो देख,
तेरे ससुराल की सीमा आ गई, बाय। शायना आगे बढ़ जाती है और फुसफुसा कर कहती है, अब इसे क्या पता कि मैं हर सर्दियाँ अपनी देवरानी और सास के शराफत का फायदा उठाकर ठंड से बचने के लिए काम चोरी करती हूँ। अचानक हो रही बूंदाबांदी बर्फबारी में बदल जाती है, जिसे देखकर कामचोर बहू कहती है, अरे ये ठंड तो कयामत ढा रही है। ऑफिस में बिना लिपस्टिक के सुंदर लगते हो, बिल्कुल पता नहीं लगता है। मुझे घर पहुंचते ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। जैसे ही शायना ससुराल के दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ठंड से ठिठुरने का नाटक करके जोर जोर से चीखने लगती है। अच्छी अच्छी छी। हाय हाय, अरे बहू, तेरे नाक में बारूद भर गया है क्या? घर में घुसे क्षण भर नहीं हुए तुझे और चीख चीख कर हड़कंप मचा दिया है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर छुई मुई के जैसे मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की कपकपी चढ़ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ, जा बहू, जाकर आराम कर। छोटी बहू काम संभाल लेगी। रसोई में काम कर रही तन्वी दुर्गावती की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ जी भी ना झट से अपनी कामचोर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में फंसकर आराम फरमाने के लिए भेज देती है। मौत तो मेरी आएगी इन सर्दियों में बर्तन मांजने में। ये है दुर्गावती की दूसरी बहू तन्वी, जिसकी शादी पिछले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त तो नई नवेली बहू का पैंतरा आजमा कर शायना ने सर्दियों में सारे काम का बोझ बेचारी नई बहू पर मढ़ दिया। मगर तन्वी सर्दी के उन 3 महीनों में शायना की सर्दियों में कामचोरी के किस्सों को भली भांति भाप चुकी थी। बावजूद इसके इस घड़ी बर्तन के ढेर मांजने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तो ये ठंडा पानी, ऊपर से इस जिद्दी बर्तनों का ढेर। ऐसा लग रहा है आज इन्हें धोते धोते कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। अभी तन्वी ऐसा कह ही रही थी कि कामचोर बहू के कमरे से आवाज आती है, तन्वी, प्लीज जरा जल्दी से कड़क चाय बना लाओगी? मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है। अरे बहू, अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक कप कड़क चाय बना लाना। बेचारी नई बहू जल्दी से बर्तन मांजकर चाय बनाकर सास को देकर कामचोर बहू के कमरे में आती है, जहां पर वो मजे से बिस्तर पर पड़ी फोन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। ये लीजिए जेठानी जी चाय। थैंक यू तन्वी, मेरे सर में जोरों का दर्द है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द में इंसान की उंगलियां सर के बजाय फोन पर कब से रहने लगी? तुम कहना क्या चाहती हो तन्वी? कि मैं काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ही अपनी काम चोरी के किस्सों का राग गा रही हैं। तन्वी अपनी कामचोर जेठानी को कामचोरी के ताने मारकर चली जाती है। बावजूद इसके कामचोर बहू के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। चढ़कर सूरज के तपिश के साथ जागी हुई तन्वी एक पांव पर नाचती हुई सर्दी की रात ढलने तक काम करती है। वहीं शायना बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती है। वो सर्दी की इतवारी की सुबह थी। शायना अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे तन्वी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो। पूरा कमरा बिखरा हुआ है। जेठानी जी, कि जाड़े में आपको आलस जगड़ लेता है। अरे जानवर भी अपनी जगह झाड़ बहार कर बैठते हैं, मगर आप सर्दी में अपना कमरा भी खुद से साफ नहीं कर सकती। तन्वी, तुम जानती हो कि मेरी स्किन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। खड़े होते ही मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी बुखार बताया है, बावजूद इसके तो मुझ पे ढा कर रही हो। माँ जी देख रही है ना आप? ऐसा कहते हुए कामचोर बहू भोली भाली दुर्गावती के आगे बीमारी का राग छोड़ते हुए चीखने लगती है। अरे बड़ी बहू, तू ठीक तो है? अरे तन्वी बहू, इतना तंग दिल ना बन, और फिर बीमारी बताकर थोड़ी आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। आखिरकार कामचोर बहू इस बार भी बच निकलती है। तभी तन्वी अपने मन ही मन में बोलती है, बस अब पानी सर से ऊपर उभर रहा है। मगर अब तन्वी ने ठान ली है कि इस ठंड में आपकी बीमारी के बहानेबाजी का पर्दाफाश करके रहूंगी। उसी शाम क्या सचमुच बिग बाजार में ब्रांडेड साड़ी की सेल लगी है? क्या आइकॉनिक मेकअप किट सस्ते में मिल रहा है? चल मैं आती हूँ। ये सुनकर कामचोर बहू कान खड़े किए भागती हुई कमरे से बाहर आती है। तन्वी, तुमने जो कहा वो सच है क्या? बिग बाजार में सस्ती साड़ी और महंगे मेकअप की सेल लगी है? ये हुर्रे, मजा आ गया। फिर बहू पर्स में से पैसे लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस दिखता है। अरे मैडम, जरा ठहरिए। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिग बाजार जाना है। वहाँ साड़ी की सेल लगी है। मैडम जी,
यहाँ 3 दिन से बेतहाशा सर्दी बढ़ जाने के कारण सब्जी मार्केट से लेकर दिल्ली की दुकानें बंद हैं और आप बिग बाजार की बात कर रही हैं। घर जाइए। पहले तो बहू का मुंह फीका पड़ जाता है, मगर अगले 1 मिनट के अंदर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भागती हुई घर आती है जहाँ दुर्गा देवी असल दुर्गे का रूप धरे बैठी थी। तभी तन्वी ताने कसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, आप खाली हाथ ही लौट आई, साड़ी नहीं मिली क्या? वो अब मैं शॉपिंग करने थोड़ी गई, वो तो बस बिग बाजार के बहाने टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले एडवाइस किया था। सास के सामने कामचोर बहू का कच्चा चिट्ठा खुल सकता था, इसलिए बहू की बीमारियों का बहाना अब कहाँ काम आने वाला था। सास बस बहू पर अपनी बातों का बारूद बरसाते हुए कहती है, मगर बहू जरा एक बात तो बता, हफ्तों से बेड पर पड़ा एक मरीज मिल्खा के जैसे भाग कैसे सकता है? हाँ, तेरा भांडा फूट चुका है बहू रानी, अब बस बंद कर ये बेफिजूल के बहाने। देवरानी और सास की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसीलिए अब हर साल की सर्दी में सारा पानी का काम तेरे जिम्मे और सूखा काम तन्वी करेगी। ये हुई ना बात, जोड़ों का तोड़। सास से मिली सर्दियों में पानी के कामों को करने की सजा सुनकर कामचोर बहू का मुंह बासी सब्जी के जैसा मुरझा जाता है और तन्वी बहू लोटपोट होकर खूब हंसती है। बेचारी ठंड में कामचोरी करने वाली बहू ठंडे पानी से बर्तन मांजते दिखती है तो कभी कपड़े धोते हुए दिखती है। अब हर साल कामचोर बहू सर्दियों में अकेले ही काम किया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ठंड में कामचोर बहू की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देहाती बहू के घर आई 2 बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं, हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने, मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा, इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है।
मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया, चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है। तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पियेंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती।
हमें सब समझ आ गया है। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।